हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है बिजनेस सर्विसेज। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 3 चैप्टर करा चुकी हूं और अब 2 वीडियोस के अंदर हम हमारा जो 4th चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। 10 फरवरी तक हम अपना जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए चैप्टर क्या है, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस आप लोगों ने देख लिया कि बिजनेस बेसिकली क्या है। तो पहले अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो सर्विस क्या है, देखिए हमने बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स आप सभी जानते हो क्या है, ठीक है। तो गुड्स और अगर मैं सर्विस में यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आपको बताना चाहूँ तो गुड्स हमारे क्या है, टेंजिबल है। गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं सर्विसेज की बात करती हूँ तो सर्विसेज हमारी क्या है, इनटेंजिबल है, ठीक है। सर्विसेज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते, फील कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। तो बात करते हैं सर्विसेज की। तो फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो फीचर्स बेसिकली हमारे क्या निकल के आएंगे सर्विसेज के। जैसे फर्स्ट फीचर्स हमारा यही निकल के आएगा, इंटेंजिबल। सर्विसेज क्या है भाई, इंटेंजिबल। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मैं गई, ठीक है, मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास गई, तो जो डॉक्टर ने वहां पे, ठीक है, जो उसने मुझे एडवाइस दी, जो भी वहाँ पे जो मुझे सर्विस प्रोवाइड दी, क्या मैं उसको देख पाई, जी नहीं। तो सर्विसेज बेसिकली क्या है, इंटेंजिबल है। उसको मैंने सिर्फ हम एक फील हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकंसिस्टेंसी। सेकंड फीचर्स हमारे क्या है, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन्स लैक ऑफ द होमोजिनिटी। सर्विस के अंदर आपको जो होमोजिनिटी है, ठीक है, मीन्स जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि भी सेम प्रोडक्ट। अब ये मार्कर है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ठीक है, सेम इसकी लेंथ है बिल्कुल सेम, हम एक अलग मार्कर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने एक साबुन परचेज किया, लाइफ बॉय का मैंने एक साबुन खरीद लिया, तो भी मैं उतने जैसे मैंने साबुन खरीदा है इतने में कितने सारे साबुन है वो सेम क्वांटिटी में सेम मेजरमेंट में मैं खरीद सकती हूँ, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कमी है यहाँ पे होमोजीनियस की। कैसे, जो सर्विस प्रोवाइड की गई है, जैसे एक डॉक्टर है उसके पास मैं गई, उससे मैंने सर्विस ली, सेम फिर एक दूसरा पर्सन आया, वो भी डॉक्टर के पास गया, उसने भी उस डॉक्टर से सर्विसेज ली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हमें देखने को मिलेगा, इनकंसिस्टेंसी। जरूरी नहीं है कि भी जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फील किया, वही सेम दूसरे पेशेंट ने भी फील किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो सर्विसेज है वो क्या है, इनकंसिस्टेंस है। तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, जैसे मैंने दिल्ली से मैं बेंगलोर गई, ठीक है, ट्रेन में जो मुझे सर्विसेज दी गई सेम दूसरी और एक ट्रेन और है वहाँ, उसमें भी दिल्ली से बेंगलोर अगर हम गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो दूसरी ट्रेन ने सर्विसेज दी, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भी जो फीलिंग मुझे एक ट्रेन में बैठने से आई है वो दूसरी ट्रेन में भी मेरी सेम फीलिंग रहे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बेसिकली लैक ऑफ होमोजिनिटी देखने को मिलेगी, इनकंसिस्टेंसी। इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि भी सर्विस है उसको आप अलग नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। जब आपको सर्विस मिल रही है उसी टाइम आपको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो सर्विस है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, इनसेपरेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेन की टिकट करा ली है, दिल्ली से बेंगलोर मुझे जाना है, ठीक है, 23 जनवरी की मैंने टिकट कराई है। तो भाई अब ऐसा नहीं है कि भी मैं 24 जनवरी को चली जाऊंगी, 23 जनवरी को मैंने कराई है, तो भाई 23 जनवरी को ही मुझे उसी टाइम कहीं ना कहीं जो वो सर्विस है उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी सीट है वो वेकेंट चली जाएगी। इसी तरह से हमारा क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे इन्वेंट्री लेस है, मीन्स हम जो सर्विस है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जब हमें सर्विस मिलेगी उसी टाइम हमें उसको लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेम है ये। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे मैं डॉक्टर के पास गई अपना इलाज कराने, तो जब डॉक्टर मुझे सर्विस देगा उसी टाइम मुझे सर्विस लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर को बोल दूं कि भी डॉक्टर की सर्विस ले लो और इसको स्टोर करके रख लो और फिर बाद में हम इसको कंज्यूम कर लेंगे, जी नहीं। इन्वॉल्वमेंट भी आपका सेम कि भी जब सर्विस आपको मिलेगी तो उस टाइम आपका इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, कस्टमर पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ठीक है, भी कस्टमर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर कस्टमर पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर भी आप सर्विस है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सेम मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जैसे अभी मैं डॉक्टर के पास गई, अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी तो जो डॉक्टर सर्विस देगा तो मैं उसको नहीं ले पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली मेरे क्या होंगे, फीचर्स होंगे सर्विसेज के। तो 5 फीचर्स है और इन 5 फीचर्स के बेस पे ही आप जो सर्विस है और जो गुड्स है उसमें डिफरेंस यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड द सर्विसेज पूछ लिया जाए तो आप ये पांचों के पांचों फीचर्स लिख के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट फीचर क्या आ जाएगा, गुड्स टेंजिबल, सर्विसेज इंटेंजिबल, गुड्स कंसिस्टेंस, सर्विसेज इनकंसिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। 3 तरह की सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, बिजनेस सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस सर्विसेज की ही।
नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बिजनेस सर्विसेज। तो भाई वे सारी की सारी सर्विसेज जो कि एक बिजनेस यूज करेगा अपने बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए। अगर मैं अपने बिजनेस को एक अच्छी तरह से, ढंग से, ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसको अगर मैं अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहती हूँ, ऑपरेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। उन्हीं सर्विसेज को हम क्या कहेंगे, बिजनेस सर्विसेज। वे सर्विसेज हमारी कौन कौन सी होगी, जैसे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, आपके चैप्टर में जो मेन सर्विसेज है आपको जो करना है मेन, इसमें एक बैंकिंग आपको करना है और इंश्योरेंस आपको करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज। मैंने बात की सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज वे सर्विसेज जो किससे रिलेट करती है, सोसाइटी से, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सोशल सर्विसेज के अंदर आएगी। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, जो आपका पॉवर्टी है उसको हटाना, ठीक है, तो इस तरह से ये किसके अंदर आ जाएगी, सोशल सर्विस। जो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमने किया, कोई भी हमने चैरिटी दी है, दान हमने किया है, तो वो किसके अंदर आएगा, सोशल सर्विसेज के अंदर। पर्सन सर्विसेज बेसिकली आपकी पर्सन टू पर्सन ही आपकी डिफर करेगी। ठीक है, पर्सन सर्विसेज जैसे आप एक ब्यूटी पार्लर में गए, ठीक है, आपने वहाँ पे जो सर्विसेज ली, जो फील आपने किया, में भी हो सकता है कि जो अदर कस्टमर आया, ठीक है, उसको भी सेम सर्विसेज दी गई, लेकिन उसकी फीलिंग यहाँ पे क्या हो, या पर्सन टू पर्सन आपकी जो सर्विस है वो क्या करेगी, डिफर करेगी। और इसी के साथ ही जो आपकी डिमांड, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जितना पैसा आप लगाओगे, जैसे कि जितने बड़े पार्लर में आप गए, ठीक है, हाई फाई पार्लर के अंदर एक आप गए, तो वहां पे जितना पैसा आपने लगाया उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस मिलेगी। ठीक है, 10 रुपए की भी चाय आप पी सकते हो और वहीं पे आप 1000 रुपए की भी चाय पी सकते हो। तो वो पर्सन टू पर्सन आपका यहाँ पे डिफर करेगी। ठीक है, इसके अंदर आपका रिक्रिएशनल सर्विस फैसिलिटीज आ जाएगी, टूरिज्म है जो, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, पर्सनल सर्विसेज के अंदर। तो अब हमारा मेन क्या है, बिजनेस सर्विसेज, जिसके अंदर हम करेंगे बैंकिंग। तो बैंकिंग बेसिकली क्या है, बैंकिंग भी आपका एक सर्विसेज है। बैंकिंग इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक से। तो बैंकिंग सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। कैसे, बाय एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग द लोन। बेसिकली जो बैंक्स है वो क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बैंक्स क्या करेंगे, आपसे जो पैसा है उसको जमा कर लेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे डिपॉजिट, और फिर जो लोन है, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो सर्विसेज है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग सर्विसेज। कि भाई पब्लिक से ही पैसा ले लिया, जिसके पास सरप्लस है उसका पैसा ले लिया बैंक ने, और उसके बाद भाई जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, उसको पैसा एज अ लोन दे दिया या फिर आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बैंक अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे निकालता है, जो पैसा लिया, जैसे यहाँ पे 7% की रेट से पब्लिक से ले लिया, डिपॉजिट करा लिया 7% की रेट से, ठीक है, बैंक ने, और फिर आगे जो लोन दिया ना वो 9% की रेट से लोन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो 2% यहाँ पे ज्यादा है, जो डिफरेंस है, ये बेसिकली क्या होगा, जो बैंक है उसका मार्जिन होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से बेसिकली जो बैंक है वो अपना जो हिस्सा है निकालता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम अगर बैंक की भी बात करती हूँ तो मेरा यहाँ पे 4 तरह के बैंक्स है। देखिए, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो अभी हमने बात की कि भाई पब्लिक से पैसा लेना, जिनके पास सरप्लस है और जिनको जरूरत है उनको पैसा देना, एज अ लोन की फॉर्म में पैसा देना, तो ये किसका काम रहेगा, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक भी आपके 2 तरह के हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। नाम से ही हमें पता चल रहा है पब्लिक सेक्टर। जैसे ही पब्लिक सेक्टर की बात आई तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल आ गया। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर वे बैंक है जिसमें मेजर स्टेक है किसका है, गवर्नमेंट का, जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल करती है। जैसे PNB है, SBI है, ये हमारे कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक से भाई जो कि ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, प्राइवेट। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो रेट है ये सब आपकी डिसाइड होगी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे जैसे ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, प्राइवेट के अंदर। तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कोऑपरेटिव बैंक की, तो कोऑपरेटिव बैंक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी किया था। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, ठीक है, उसके जो प्रोविजन है वे गवर्न है किस पर, जो कोऑपरेटिव बैंक है। तो कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली ओपन किए गए हैं, जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके जो मेंबर्स है, ठीक है, उनको चीप रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वे हमारे आए हैं। बेसिकली रूरल एरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है,
रूरल एरिया के अंदर, वहाँ पे क्रेडिट एग्रीकल्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना या क्रेडिट प्रोवाइड करना रूरल एरिया में, तो ये कौन होगा, हमारा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, नाम से ही आइडिया स्पेशलाइज्ड, वे बैंक जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए ओपन किया गया है और उसी पर्पज के लिए वो लोन प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट फैसिलिटी देगा, तो उसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे एक्जिम बैंक है हमारा, ठीक है, एक्जिम बैंक बेसिकली क्या, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर। इसके बाद हमारा सेंट्रल बैंक, तो ये देखिए सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक है, ये बेसिकली पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता सेंट्रल बैंक। ये किसके साथ डीलिंग करेगा, बैंक के साथ ही। अगर कॉमर्शियल बैंक है, इसको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किससे लेगा, तो ये लेगा सेंट्रल बैंक से। तो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, जो कि कमर्शियल बैंक है उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनसे पैसा लेता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक हम इसको बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब डिटरमाइन करना, ये किसका काम है, हमारा सेंट्रल बैंक के अंदर ये सब आ जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक की। जो कमर्शियल बैंक है भाई, वो क्या क्या काम करता है, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन तो वही है, एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। भी जो डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट करेगा, मीन्स जो पब्लिक है उससे पैसा लेगा और अपने पास जमा करेगा। ठीक है, उसके बाद लेंडिंग ऑफ द फंड। लेंडिंग ऑफ फंड का मतलब क्या, कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं बैंक के पास जाऊंगी और बैंक से मैं लोन ले लूंगी। इट मीन्स जो बैंक है उसने मुझे जो फंड है उसको लेंड कर दिया। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट फर्दर आगे कर दी। चेक फैसिलिटी, हम सभी को पता है कि भी बैंक हमें चेक की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। एलिड सर्विस, इसके अलावा बैंक और भी हमें बहुत सारी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे बिल है, बिल डिस्काउंटिंग होना, इसी के साथ ही हमारा जो लोकल फैसिलिटी है, ठीक है, वो भी बैंक के द्वारा हमारी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो और अदर फैसिलिटी है वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक के। अब हम बात करेंगे बैंक अकाउंट्स के। देखिए बैंक में हम अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स गिवन है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का मतलब क्या, कि भी हर एक हाउस होल्ड है जो अपना सेविंग अकाउंट है वो बैंक के अंदर ओपन कराते हैं। ठीक है, जैसे आप हो, मैं हूँ, जो भी 18 साल से ऊपर है उसने अपना एक सेविंग अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है वो बैंक के अंदर हम डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक हम जितना चाहे वैसे हो सके हम जितना ज्यादा यहाँ पे हम जमा करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विड्रॉ करने की लिमिट है वो फिक्स है। ये नहीं कि भी बार बार हम ज्यादा विड्रॉ कर लेंगे। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं सेविंग के लिए हम ये अकाउंट इसको ओपन करते हैं कि भी कुछ पैसा हमारा सेव हो जाए। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके आई थिंक 3% to 4% के बीच में, ठीक है, ठीक ठाक एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको यहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट बेसिकली कौन यहाँ पे ओपन कराता है, बिजनेसमैन। ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको क्या करना पड़ता है, वे करंट अकाउंट है उसको ओपन कराते हैं। तो करंट अकाउंट में यहाँ पे आपकी लिमिट फिक्स नहीं है, आप जितना चाहो उतना डिपॉजिट करा सकते हो, जितना चाहो उतना यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। बिजनेसमैन ने इसको क्यों ओपन कराया, क्योंकि एक बिजनेसमैन को एक दिन के अंदर यहाँ पे न्यूमरस ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेसमैन को करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली करंट अकाउंट है वो किसके लिए ओपन किए गए, बिजनेसमैन के लिए ओपन किए गए हैं। तो यहाँ पे भी अब जितना चाहो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कितना भी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, कितना भी आप विड्रॉ कर सकते हो। जो भी आपका जितना भी आपका अमाउंट है बैंक के अंदर उस लिमिट तक आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। और कई बार यहाँ पे जो बैंक है वो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि भी आपके खाते में 1 लाख रुपए है और आपने 1,05,000 रुपए यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ पे 5,000 रुपए की फैसिलिटी आपको बैंक ने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, वो कैसे की, वैसे तो अगर कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसने 1 लाख का चेक 1,05,000 का चेक लगाया और आपके खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, तो वैसे उस केस में वैसे क्या हो सकता था, आपका जो चेक वो बाउंस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की, ओवरड्राफ्ट की भी कोई बात नहीं, हम 1,05,000 की पेमेंट कर देंगे और जो 5,000 रुपए है वे आपके माइनस में हम दिखा देंगे। ठीक है, तो वो हमारे बेसिकली ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। भी जितना अकाउंट जितना पैसा हमारा जमा है, जब हम उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा अगर हमने क्या कर लिया, विड्रॉ हमने कर लिया, अगर हमने ज्यादा विड्रॉ कर लिया जितना जमा था, तो वो हमारी सिचुएशन ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन कहलाएगी। उसके बाद हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पे आपके डिपॉजिट क्या फिक्स है भाई, यहाँ पे सिर्फ दो बार ही आप ट्रांजेक्शन करोगे, एक बार पैसा जमा कराने के और एक बार निकालने की। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, जैसे आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिया और एफडी आप सभी ने सुना होगा, और भी एफडी के नाम पे आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए, तो भाई यहाँ पे एक टाइम पीरियड फिक्स होगा कि भाई 10 साल बाद 5 साल बाद आपको ये 5 लाख मिलेंगे। ठीक है,
तो 5 लाख कैसे मिलेंगे भाई, एक बार आपने फिक्स जमा करा दिया है, अब 5-10 साल बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे मिलेंगे। मीन्स आप 5-10 साल बाद ये अपनी एफडी है उसको तुड़वा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नहीं है कि भाई आप बार बार जमा कराओगे, बार बार आप पैसा निकालोगे। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक अच्छी रेट यहाँ पे इंटरेस्ट देखने रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगी, क्योंकि भाई फिक्स है ना, यहाँ पे एक साथ आपने जो अमाउंट है वो जमा करा दिया। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी है, 7-8% शायद आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक बार करंट चेक करनी पड़ेगी कि भाई फिक्स डिपॉजिट की क्या रेट है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेट आपको मिलेगी। उसके बाद आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो मल्टीपल नाम में इसका आंसर छिपा कि भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ चुके। कैसे, तो इसमें आपको फैसिलिटी दी गई है कि भी जैसे आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया, फिर आपने बोल दिया कि भाई सेविंग अकाउंट तो आपने ओपन कर दिया, लेकिन एक लिमिट आपने फिक्स कर दी कि भी 1 लाख तक रहेगा तो मेरा सेविंग अकाउंट रहेगा। 1 लाख से ऊपर जैसे जितने पैसे जमा होंगे, ठीक है, वो आप मेरा फिक्स डिपॉजिट में कर देना। अब 1 लाख से जितने ज्यादा जाएंगे, जैसे आपके खाते में 1,10,000 रुपए हो गए, तो अब जो 10,000 है वे आपके फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे। फिर आपके 1,15,000 हो गए, फिर से आपके 15,000 ज्यादा हो गए तो फिर से आपके फिक्स डिपॉजिट में चले गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट की फैसिलिटी मिली है। मीन्स यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट से उसका हमने यूज किया है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का हमने यूज किया है। तो ये क्या लाएगा, हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारा ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग क्या है, ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। तो ई बैंकिंग भी हमारी एक सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड की गई है बाय बैंक के द्वारा ऑन द इंटरनेट और मोबाइल। जब बैंक हमें इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट के थ्रू अगर हमें सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है, मोबाइल के थ्रू हमें सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो वह बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, ई बैंकिंग। और आज के टाइम में आप लोग देख ही सकते हो कि भी आजकल तो आपका ऑफलाइन कितना कम हो चुका है। अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज की बात करती हूँ तो सब कुछ आपका मोबाइल फोन पर आ चुका है, इंटरनेट पर आपका आ चुका है, ठीक है। तो ई बैंकिंग में देखिए कैसे कैसे हमें फैसिलिटी है। ई बैंकिंग ने कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि हमें प्रोवाइड किया है, जैसे एटीएम की, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आप सभी यूज करते ही होंगे, ठीक है। इसी के साथ ही पॉइंट ऑफ सेल है, इसी के साथ ही क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपका ई बैंकिंग सर्विसेज। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बेनिफिट की, तो भाई ई बैंकिंग के हमें क्या क्या बेनिफिट है। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट। आजकल हमारी डिजिटल पेमेंट हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी, हम सभी को पता है कि भाई कितने हमारे अकाउंट्स के पैसे, हमारे अकाउंट्स में से पैसे गए हैं, कितने हमने निकलवाए, कितने हमें जमा कराए हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे सारा का सारा आपके पास इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, हर एक ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रमोट करती है, ट्रांसपेरेंसी को। इसी के साथ ही 24 आवर्स 365 डे फैसिलिटी आपको मिलती है। जब आपका ई बैंकिंग नहीं आया था तो हमें वेट करना पड़ता था कि भी हम बैंक में जाएंगे, बैंक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन है। अगर 5 बज गए हम लेट हो गए तो भाई अब तो नेक्स्ट डे ही हमें कोई ट्रांजेक्शन वो करनी होगी। बट अब ऐसा नहीं है, आप 24 घंटे और 365 दिन आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको कर सकते हो, ठीक है। सेंस ऑफ द फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे है कि जो भी हर एक ट्रांजेक्शन होगी, हर एक ट्रांजेक्शन का आपके पास रिकॉर्ड है, आपके फोन में ही रिकॉर्ड रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको मेंटेन होगा। इसी के साथ ही ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर को भी यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भी हाँ उसने जो भी ट्रांजेक्शन की है ना उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, उसको पता है कि भी उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने यहाँ पे निकल चुके हैं, वो चेक कर सकता है कि भी अब कितने हैं, ठीक है। इसी के साथ ही ऑफिस होम ट्रैवलिंग टाइम, तो ये मैंने लिखा है, इसको अच्छे से देख लेना। इसका मतलब क्या है कि भाई अब पहले क्या था, भी आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता था, ठीक है। अपने बैंक से अगर पैसे निकलवाने तो आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई हाँ हम कल जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, अरे यार 5 बजे तो ना बैंक बंद हो जाएगा। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप चाहे ऑफिस में हो, ऑफिस में बैठे बैठे आप अपनी ट्रांजेक्शन उसको कर सकते हो, घर पे हो तब कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, आपको पैसा निकलवाना है या फिर पे करना है, या यहाँ तक कि अब जैसे बिल की भी पेमेंट है आजकल, तो भी बिल वगैरह इसकी सबकी भी पेमेंट है, आप अपने मोबाइल फोन से कहीं पे भी किसी भी टाइम आप कर सकते हो। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है किसके, ई बैंकिंग के। तो ये हमने किया आज की वीडियो में, बिजनेस सर्विसेज का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको करा दिया, बैंकिंग हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस कराऊंगी, कोशिश करेंगे भी इंश्योरेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ ही आपका चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और 10 फरवरी तक आप मेरे साथ अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। अभी 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर आगे हम जो 12th है उसका भी बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।